जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अमेरिका और रशिया के बीच के टेंशन के बाद अब ब्रिटेन और रशिया के बीच में भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। और एक तरीके से देखे तो ब्रिटेन द्वारा अब रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया। दोस्तों, ये इल्जाम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेके। हाल ही में ब्रिटिश मीडिया में रशिया के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा गया है कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को रशिया के तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का इस्तेमाल करते हुए सबोटाज करने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रिटिश मीडिया के इन्हीं रिपोर्टों के बारे में बताऊंगा और क्या सच में रशिया की तरफ से ऐसा कुछ करने का कैपेबिलिटी है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया के कुछ रिपोर्टों में रशिया के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा जा रहा है कि साइप्रस में स्थित ब्रिटिश एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को रशिया द्वारा रिपीटेडली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का इस्तेमाल करके जीपीएस नेविगेशन जैम किया जा रहा है, जबकि ऐसे ही एलिगेशन ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से भी रशिया के ऊपर लगाया जा चुका है। दोस्तों, मेडिटेरियन सी के अंदर स्थित साइप्रस में रॉयल एयरफोर्स के बेस काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ही रॉयल एयरफोर्स द्वारा सेंट्रल एशिया के अंदर आतंकी गुटों के विरुद्ध ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ इन्हीं बेस से ऑपरेट करने वाले एयरक्राफ्टों को लेकर हाल ही में ब्रिटिश मीडिया में भयंकर रिपोर्टों को पब्लिश किया गया, जहाँ पे दो ब्रिटिश पब्लिकेशन द टाइम्स और टेलीग्राफ के तरफ से मिलिट्री इंटेलिजेंस सोर्सेस को कोट करते हुए बताया जा रहा है कि कुछ हॉस्टाइल स्टेटों के द्वारा रिपीटेडली रॉयल एयरफोर्स के A400M एटलस C1 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो A400M एटलस C1 एयरक्राफ्ट है, ये असल में एयरबस कंपनी की तरफ से डेवलप किया हुआ एक मॉडर्न जनरेशन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो रॉयल एयरफोर्स में 2014 से सर्विस में है। A400M एयरक्राफ्टों को C-130J हरकुलिस एयरक्राफ्टों के तुलना में बड़े आकार का, जबकि C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के तुलना में छोटे आकार के टैक्टिकल एयरलिफ्टर कहा जाता है। A400M खाली टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल मैरीटाइम सर्वेलेंस और पूरी स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन और एयरलिफ्टिंग कैपेबिलिटी को सपोर्ट करने में भी किया जा सकता है। इन एयरक्राफ्टों को मॉडर्न जनरेशन के सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जिस तरीके के रिपोर्ट फिलहाल ब्रिटिश मीडिया में पब्लिश किया गया है, उसके बाद एयरक्राफ्टों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के विरुद्ध लड़ाई करने के क्षमता को लेकर सवाल उठ रहा है। दोस्तों, रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि साइप्रस स्थित एक्रोटरी रॉयल एयरफोर्स स्टेशन से जब ये एयरक्राफ्ट वापस आ रहा था, तब रशिया के तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्टों के जीपीएस को जैम करने का प्रयास किया गया। और आप सब लोगों को जीपीएस सिस्टम के बारे में पता ही होगा। ये एक ऐसा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो एयरक्राफ्टों को प्रॉपर्ली नेविगेट करता है और सही दिशा दिखाते हुए एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचने में भी मदद करता है। इवन दोस्तों, द टाइम्स के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये हमला रॉयल एयरफोर्स के A400M एटलस C1 एयरक्राफ्ट के ऊपर तब हुआ जब एयरक्राफ्ट में ट्रूप सवार थे। मतलब इससे एयरक्राफ्ट अपने दिशा से भटक भी सकता था और पायलट को यह भी पता नहीं चलता कि एयरक्राफ्ट असल में किस दिशा में जा रहा है। ऐसे मौके में एयरक्राफ्ट में सवार ट्रूप्स के जानों के ऊपर भी खतरा हो सकता था और एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके का कोई भी हादसे का शिकार बन सकता था। रशिया के ऊपर यह पहला ऐसा इल्जाम नहीं लगा। इससे पहले ब्रिटेन के ही एलाई देश अमेरिका के तरफ से भी रशिया के ऊपर सिमिलर ऐसा ही इल्जाम लगाया गया था। अमेरिका के इल्जाम के मुताबिक इससे पहले सीरिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट के ड्रोन के ऊपर भी रशिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमला किया गया था, जबकि इन ड्रोनों के अलावा यूएस एयरफोर्स के AC-130 गनशिप एयरक्राफ्ट के ऊपर भी ऐसा ही एक सिमिलर हमला हुआ था, जिसे लेके भी इल्जाम रशिया के ऊपर ही लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हमला असल में होता क्या है? ये असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमला होता है जो एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के ऊपर असर डालता है। इस तरीके के हमले से एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को खराब भी किया जा सकता है या फिर इसे भटकाया भी जा सकता है, खास करके ऐसे इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशन और नेविगेशन में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का इस्तेमाल कई तरीके के एयरक्राफ्ट और कई तरीके के ग्राउंड डिफेंस सिस्टमों में किया जाता है, ताकि ये दुश्मन के मिसाइल, एयरक्राफ्ट और अन्य हथियारों को भ्रमित कर सके। इवन फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दुश्मन के द्वारा लॉन्च किया गया मिसाइलों को रोका जा सके। इस तरीके के हथियारों को अब तक डिफेंसिव रूप में ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से हथियार अब बहुत ज्यादा हद तक इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंटों के ऊपर निर्भर कर रहा है, उसे देखते हुए कई सारे देश इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों को एज ए ऑफेंसिव हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा है, खास करके दुश्मन के कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस और ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंटों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों से भी बचने के लिए हथियारों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब तक इस क्षेत्र में डीपली काम होना पॉसिबल नहीं हो पाया। फिलहाल रशिया के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है वो इसीलिए भी सच हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी रशिया इस तरीके के हथियारों का डेवलपमेंट कर चुका है। रशिया द्वारा बनाया हुआ डिफेंसिव
इस सिस्टमों में कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंटों का इस्तेमाल होता है जो दुश्मन के मिसाइल, एयरक्राफ्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम और नेविगेशन सिस्टमों को खाली भ्रमित नहीं बल्कि तबाह भी कर सकता है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 से हाल ही में टेस्ट किया गया एक 5th जनरेशन के हथियार के बारे में। तो दोस्तों पहली बार की तरह लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया हुआ F-35A स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा सक्सेसफुली नॉर्वेजियन एंटी सरफेस जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया। दोस्तों इस मिसाइल को F-35A एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बेस से दागा गया, जबकि ये टेस्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स स्टेशन में हुआ। और दोस्तों इस सक्सेस का घोषणा नॉर्वेजियन डिफेंस मटेरियल एजेंसी के तरफ से किया गया है, जो कि इस परीक्षण के पीछे भूमिका भी निभा चुका है। दोस्तों ये टेस्ट पिछले महीने हुआ है, जो कि एक प्रोग्राम के तहत किया गया था, जिस प्रोग्राम में जॉइंट स्ट्राइक मिसाइलों को F-35 में इंटीग्रेट करना था। ये जो जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल है इसे कोंग्सबर्ग डिफेंस सिस्टम के तरफ से डिजाइन किया गया है, जबकि ये एक 5th जनरेशन के लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड स्टैंड ऑफ मिसाइल सिस्टम है, जो कि करंटली नॉर्वेजियन आर्म फोर्सेस के लिए डेवलप किया जा रहा है। 2014 में नॉर्वेजियन डिफेंस लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और कोंग्सबर्ग के बीच में $178.7 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके तहत इन मिसाइलों के 3rd फेज का डेवलपमेंट करना था। जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल को टोटली F-35 लाइटनिंग 2 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए ही बनाया जा रहा है और इसे खास करके ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि ये F-35 के इंटरनल वेपन बे में लगाया जा सके। मिसाइल के कैपेबिलिटी को लेके कहा जा रहा है कि ये टोटली डिजाइन और डेवलप ऐसे किया गया है कि इसे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्टों से लैंड और नेवल टारगेटों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि इसके अलावा इसका इस्तेमाल एंटी सरफेस वॉरफेयर, नेवल फायर सपोर्ट मिशन जैसे मिशनों में भी किया जा सकेगा। दोस्तों इस परीक्षण को इस तरीके से भी जताया जा रहा है कि अमेरिका और नॉर्वे के बीच में किस तरीके से डिफेंस कोऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, जबकि परीक्षण के दरमियान इसके ऊपर नजर अमेरिका के ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिसरों के द्वारा भी रखा गया था। फर्स्ट फेज के इस परीक्षण में चेक किया गया कि कैसे इस मिसाइलों को F-35 एयरक्राफ्टों से अलग किया जा रहा है, जबकि इससे पहले इन मिसाइलों के ऊपर जमीन में ही परीक्षण किया जा चुका है, जो कि पिछले साल सक्सेसफुल हुआ था। जबकि इस साल में किया गया ये परीक्षण पहली बार ऐसा परीक्षण है जिसमें F-35 में कोई 5th जनरेशन के नॉर्वेजियन मिसाइलों को लगाया गया हो। दोस्तों एयर से ड्रॉप किए जाने वाले परीक्षण में भी ये पहला ऐसा परीक्षण है। दोस्तों परीक्षण के बारे में कुछ जानकारियों को देते हुए ये भी कहा गया है कि मिसाइल के बिहेवियर और इसके अन्य पैरामीटरों को जांचने के लिए एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बे में 3 कैमरा लगाया गया था, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट के विंग के नीचे लगे हुए पॉड में भी करीबन 3 अन्य कैमराओं को लगाया गया था, ताकि मिसाइलों के सेपरेशन और मिसाइल के ड्रॉप को फिल्माया जा सके। इवन कई सारे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी सक्सेसफुली किया गया है और अब इन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को डिटेल में एनालाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट और मिसाइल ने ज्वाइंटली अपने मिशन को अंजाम दिया और क्या क्या आने वाले समय में इसमें तब्दीली करने का आवश्यकताएं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।